Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस जीके. बेसिकली करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है. दैट वन इज इकोनॉमिक जीके, करंट जीके और मिसलेनियस जीके. तो मिसलेनियस जीके आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जून 2020 फर्स्ट वीक का मिसलेनियस जीके का सेशन आज हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे रहने वाले हैं हम देख लेते हैं. कौन कौन से टॉपिक है हमारे. इंपॉर्टेंट डेज, पर्सन इन न्यूज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, समिट्स, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स और बुक्स एंड ऑथर्स. तो पर्सन एंड न्यूज हुआ. पर्सन इन न्यूज में जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ऑबिचुरीज हुई, जितने भी अवार्ड्स हुए या फिर जो भी रिपोर्ट्स आती है, इंडेक्सेस आते हैं, ठीक है, लिस्ट आती है. तो सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में. आज के सेशन में ये टॉपिक रहने वाले हमारे जून 2020 फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को लेकर. ये टॉपिक आज के हमारे रहने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं डेज के साथ स्टार्ट करते हैं. सीक्वेंस वाइज जैसे टॉपिक्स में लिखा है वैसे ही हम चलते हैं. तो डेज के साथ स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे. 1 जून को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या, वर्ल्ड मिल्क डे. वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है दुनिया भर में मिल्क को लेकर, मिल्क को और प्रमोट करने के लिए, उसकी वैल्यूएशन के लिए ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है. ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं. और इस बार इसका थीम क्या रहा, इस बार इसका थीम रहा क्या, द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, ये इस बार इसका थीम रहा. देखिए इस डे की अगर मैं बात करूं, इस डे को 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है, इसने स्टार्ट किया था 2001 में. तो वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है, 1 जून को होता है. और इस बार इसका थीम क्या रहा, द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. इसके अलावा हम एक्स्ट्रा बातें करते हैं, इंडिया की बात करते हैं. तो मिल्क की बात हम कर रहे हैं तो इंडिया में क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, एक ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था हमने. ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट किया हमने, 1970 में हमने ऑपरेशन फ्लड चलाया था. इसी ऑपरेशन फ्लड के चलते व्हाइट रेवोल्यूशन. एंड हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. इस व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, दैट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन. इनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, दैट इज द थीम. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट वर्ल्ड बाईसाइकिल डे. साइकिल की अगर मैं बात करूं तो 3 जून को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे. इसकी शुरुआत 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करी थी. यूनाइटेड नेशन ने ही बेसिकली करी थी. 2018 में इसका स्टार्ट किया गया था और हम इसको तीसरी बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. पहली बार 2018 में किया था, फिर 2019 में, अब 2020 में हम तीसरी बार इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे. अब बाईसाइकिल की बात करें तो फिटनेस की बात करें तो लास्ट ईयर 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे के ओकेजन पे लॉन्च किया था क्या, फिट इंडिया मूवमेंट. तो फिट इंडिया मूवमेंट के चलते हुए भी बाईसाइकिल को प्रमोट किया जाता है इंडिया के अंदर. तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब होता है, 3 जून को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, 3 जून को हम ऑर्गेनाइज करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन. चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 जून को हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं. यूनाइटेड नेशन ने 1982 में इस दिन की शुरुआत करी थी, चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन. तो 4 जून को हम इसको हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं. जो भी बच्चे दुनिया भर में पेन में हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको ही हेल्प करने के लिए हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं. 4 जून को होता है, 4 जून को. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून.
5 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1972 में बेसिकली इसका स्टार्टअप हुआ था और 1974 में हमने पहली बार ये डे ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को दुनिया भर में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं। और देखिए एनवायरनमेंट के हालात तो हम सभी जानते हैं कि बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, बट अभी कोविड-19 के चलते हुए जब से लॉकडाउन हुआ तो दुनिया में इन्वायरमेंट की सिचुएशन जो है वो काफी कंट्रोल हुई है, इन्वायरमेंट काफी प्रोटेक्ट हुआ है इस कोविड-19 के चलते हुए, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनना शुरू हो गया है। तो इन्वायरमेंट डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? 5 जून को। बट अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, वो होता है इसका थीम। वो होता है क्या? इसका थीम। तो थीम क्या रहा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या रहा? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इस बार थीम रहा बायोडाइवर्सिटी इसका थीम रहा। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कैंपेन कौन सा हमारा चल रहा है, तो कैंपेन हमारे पास जो अभी चल रहा है दैट इज टाइम फॉर नेचर। ये हमारे पास एक कैंपेन चल रहा है। इसी टाइम फॉर नेचर कैंपेन के अंदर यूनाइटेड नेशन ने थीम रखा है बायोडाइवर्सिटी। नेचर को प्रोटेक्ट करिए, यही टाइम है। इट्स अ टाइम फॉर नेचर को प्रोटेक्ट करने का यही टाइम है। बेसिकली जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है इसका एक वेन्यू होता है, हर साल यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको डिफरेंट कंट्रीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट कंट्रीज में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 2020 का ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहां ऑर्गेनाइज किया गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कंट्री में इसको ऑर्गेनाइज किया गया? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 हमने ऑर्गेनाइज कहां किया? ये किया कोलंबिया में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया इसको। पिछले साल चाइना में किया गया था, इस बार कहां किया गया? इस बार किया गया कोलंबिया के अंदर, कोलंबिया में। और थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था। और कहां ऑर्गेनाइज किया हमने इसको? हमने ऑर्गेनाइज किया कहां पे? कोलंबिया में। चलिए एक बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा कॉट एनवायरनमेंट को लेकर, एनवायरनमेंट इज नो वंस प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय। एनवायरनमेंट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि हम इसको डिस्ट्रॉय करते रहे, ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी ह्यूमन बींग, ये हर एक ह्यूमन बींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करना। तो क्योंकि जैसा हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे वैसा ही एनवायरनमेंट हमारे आसपास रहने वाला है, वैसी हमारी हेल्थ रहेगी और वैसे ही एनवायरनमेंट में हम रहेंगे। तो ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एवरी ह्यूमन बींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम इसको प्रोटेक्ट करें, खुद भी प्रोटेक्ट करें और दूसरों को भी समझाएं कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट मत करें, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिज्म। तो स्पेसिज्म की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में करोड़ों स्पेसिज्म है, लाखों प्रजातियां रहती हैं, करोड़ों प्रजातियां दुनिया में बसती हैं। तो इन्हीं प्रजातियों को रक्षा करने के लिए, इनके राइट्स को लेकर एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 जून, क्योंकि भेदभाव को लेकर इनमें भेदभाव होता है। तो जैसे कि एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स को मारा जाता है, उनके साथ उनको प्रॉपर राइट नहीं मिलते, उनको फूड नहीं मिलता है। तो इसको लेकर बेसिकली एक डे हमारा होता है 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी होता है, 5 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिज्म भी होता है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको बेसिकली पेटा ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। तो पेटा बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किरण मजूमदार शाह, ये हैं, आप देख सकते हो चित्र में, किरण मजूमदार शाह। इनको एक अवार्ड मिला है, क्या? EY, दैट इज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया। 1978 में किरण मजूमदार शाह ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक कंपनी बनाई बायोकॉन, बेंगलुरु में एक कंपनी बनाई बायोकॉन। ये बायोकॉन बेसिकली मेडिकल की फील्ड में काम करती है और आज इसका वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इसी के चलते हुए वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का टाइटल इस बार मिला है किरण मजूमदार शाह जी को। किरण मजूमदार शाह जी को यह टाइटल दिया गया। ये चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बायोकॉन की। बायोकॉन एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इन्होंने बनाई थी 1978 में। अब हम आगे बात करें इस अवार्ड की, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किरण मजूमदार शाह जी इस अवार्ड को जीतने वाली तीसरी इंडियन बनी है, तीसरी इंडियन। अभी तक 2 ही इंडियन इस अवार्ड को ले पाए हैं, एक है उदय कोटक और दूसरे हैं नारायण मूर्ति। तो तीसरी इंडियन बनी है किरण मजूमदार शाह। और उसी के साथ साथ ये दुनिया की दूसरी महिला है, सेकंड लेडी इन द वर्ल्ड टू गेट दिस टाइटल, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर।
ये दूसरी महिला है जिसको ये टाइटल मिला है। तो पहली महिला की अगर मैं बात करूं, पहली महिला कौन थी जिसको ये टाइटल मिला था, तो उनका नाम था क्या, ओलिविया लम। ओलिविया लम, जिसको ये टाइटल मिला था, ओलिविया लम। ये बेसिकली सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, हाईफ्लक्स लिमिटेड, ये उसकी हेड है। तो इनको ये अवार्ड मिला था, ये पहली महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला। तो दूसरी महिला कौन है, किरण मजूमदार शाह। और पहली इंडियन फीमेल इंडियन कौन, किरण मजूमदार शाह। तो अभी तक 2 लोगों को अवार्ड मिल चुका है, किस किस को, उदय कोटक एंड नारायणा मूर्ति। इंडियन, 2 इंडियन को मिल चुका था, तीसरी इंडियन ये बनी है। तो क्लियर, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल का एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड की अगर मैं बात करूं, तो हैदराबाद एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट्स की टर्म्स में रहा नंबर 1 पे, नंबर 1 पे, ही इज ऑन द टॉप, हैदराबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट। बट इस रैंकिंग को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। पहली कैटेगरी क्या है, 35 मिलियन पैसेंजर्स, ऐसी कैटेगरी, ऐसे एयरपोर्ट्स जहां से एक साल के अंदर 35 मिलियन पैसेंजर्स आए। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और 3 कैटेगरीज में 3 पोर्टल है, क्या, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। 3 अवार्ड्स है, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्लैटिनम की। प्लैटिनम की टर्म्स में 35 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ताइवान में है, ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको मिला प्लैटिनम। और गोल्ड और सिल्वर में इंडिया। गोल्ड में आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, और सिल्वर में आता है क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। नेक्स्ट, 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स, 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स। तो 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स की टर्म्स में प्लैटिनम में फिर कौन सा रहा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोल्ड में रहा मस्कट, ओमान, मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सिल्वर में रहा कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, लेस देन 15 मिलियन पैसेंजर्स। प्लैटिनम में रहा काउसिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोल्ड में रहा क्या, एडिलेड एयरपोर्ट, और सिल्वर में रहा शारजा एयरपोर्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको वही याद रखना है, क्या, ग्रीन एयरपोर्ट का टाइटल किसको मिला, हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला ग्रीन एयरपोर्ट का टाइटल एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। तो ये था क्या, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ACI के अवार्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2020 रिपोर्ट। ब्रांड फाइनेंस बेसिकली एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि ब्रांड्स को, जो कि दुनिया भर के ब्रांड्स को एक रैंकिंग देती है कि कौन सा ब्रांड, उसकी वैल्यूएशन करती है और बताती है कौन सा ब्रांड हर साल टॉप में रहा। तो हर साल की तरह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2020 की रिपोर्ट पे टॉप पे एक ही कंपनी हर साल आती है, दैट इज अमेजन। तो अमेजन इस साल भी टॉप पे ही रहा है, अमेजन ने टॉप किया, सेकंड पे रहा गूगल, एंड थर्ड पे आया एप्पल। एप्पल पिछले साल सेकंड पे था, तो एप्पल इस बार एक टर्म पीछे हो गया है और गूगल पहुंच गया दूसरे पे। गूगल और एप्पल ने खुद को रिप्लेस कर लिया है, एंड इसी में एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। बट मैं अगर बात करूं इंडियन की, अगर मैं बात करूं इंडियन कंपनीज की, तो टॉप 100 में एक ही इंडियन कंपनी है इस ब्रांड फाइनेंस की लिस्ट में, वो है टाटा ग्रुप, वो है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप एक इकलौती कंपनी है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 100 की लिस्ट में, ग्लोबल 100 में मतलब टॉप 100 में। लिस्ट तो 500 की है, बट टॉप 100 की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक ही कंपनी है, टाटा ग्रुप इंडियन। तो ब्रांड फाइनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020। तो देखिए, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप्स क्या होता है, जब कोई कंपनी नहीं बनती है, नया एक कंपनी खड़ी होती है, तो उसको हम बोल देते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप ब्लिंक ये एक सर्वे कंपनी है, तो ये हर साल एक रैंकिंग निकालता है स्टार्टअप की, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020। ये वर्ल्ड की 1000 सिटीज को चूज करता है 100 कंट्रीज में, 1000 सिटीज में से ये रैंकिंग देता है कि बेसिकली ओनली द बिजनेस सिटीज, जैसे इंडिया में मुंबई हुआ, हैदराबाद हुआ, बेंगलुरु हुआ, पुणे हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसी सिटीज को इंक्लूड किया हुआ इसने। तो ऐसी सिटीज में से ये चूज करता है कि कौन सी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना, जो बिजनेस है
जब कोई स्टार्टअप ओपन होता है उसको कितनी फैसिलिटीज मिलती है और कितना इजी है बिजनेस सेटअप करना, वो कितना ग्रो कर रहा है। बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर ये रैंकिंग देता है, क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट। कितने ज्यादा स्टार्टअप ओपन हुए, क्वांटिटी, और उसको यहां पर उसकी क्वालिटी क्या, किस लेवल पे वो काम कर रहा है, और बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से वो ग्रो अप कर रहा है, कैसी उसको सरकार की तरफ से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, या फिर वो CSR सब कुछ कैसे कर रहा है। और स्टार्टअप लिंक की अगर मैं बात करूं फर्दर, अब इंडिया की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, इंडिया पीछे हो गया इस रैंकिंग में, इंडिया पीछे हो गया रैंकिंग में। इंडिया की रैंकिंग इस बार इसमें आई है क्या, 23rd। इंडिया रहा 23rd नंबर पे विद द स्कोर ऑफ 5.698। पहले इंडिया 17th पे था, पहले इंडिया 17th पे था, तो हम पीछे हो गए हैं। टॉप किसने करा, यूएस, अमेरिका, यूएस ने इस पे टॉप करा है और इंडिया का रैंक रहा 23rd। स्टार्टअप ब्लिंक्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020, क्लियर। और फर्दर बात करते हैं इसकी। अगर मैं बात करूं सिटीज की, तो इंडिया की कौन सी ऐसी सिटीज है जो इस रैंकिंग में पोजीशंस पे रही, तो बेंगलुरु। अगर मैं बात करूं बेंगलुरु की, तो इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु एक आईटी हब, तो बेंगलुरु इस लिस्ट में 1000 सिटीज का जो लिस्ट था इसमें रहा 14th नंबर पे, 14th नंबर पे आया बेंगलुरु, 14th पे रहा क्या, बेंगलुरु। 15th पे आया दिल्ली, मुंबई आया 22nd पे, और हैदराबाद 96th पे, पीछे हो गया हैदराबाद 96th पे। और मैं बात करूं दुनिया भर की, दुनिया की टॉप 3 सिटीज स्टार्टअप लिंक्स रैंकिंग में, तो सबसे पहले आता है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यूएस। दूसरे में आता है न्यूयॉर्क, अगेन यूएस। और थर्ड पे आता है लंदन, यूके। थर्ड पे कौन आता है, लंदन, यूके। तो ये किसका रैंकिंग था, ये था स्टार्टअप लिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020। तो इंडिया का रैंक क्या है, 23rd। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 में डेवॉस में एक समिट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसको इसने नाम दिया है अ यूनिक ट्विन समिट, अ यूनिक ट्विन समिट। दुनिया भर की 100 कंट्रीज में से ग्लोबल लीडर्स इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यंग जनरेशन, यंग जनरेशन को दुनिया भर में लीडरशिप में या फिर ग्रोथ में इंक्लूड किया जा रहा है, तो उसको लेकर एक समिट, अ यूनिक ट्विन समिट, अ यूनिक ट्विन समिट यहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है जनवरी 2021 में। और इसका थीम क्या रहने वाला है, इसका थीम रहने वाला है द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रीसेट इसका थीम रहने वाला है। तो ग्रेट रीसेट कौन ऑर्गेनाइज करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और कब होने वाली है, सॉरी, और कब होने वाली है, 2021 में, जनवरी 2021 में। कहा होगी, डेवॉस में, डेवॉस में होने वाली है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है क्या, खेलो इंडिया ई पाठशाला, खेलो इंडिया ई पाठशाला। जो भी खेलो इंडिया के हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी खेलो इंडिया के अंदर जुड़े हुए हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनको ऑनलाइन यहां पर कोचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, स्पोर्ट्स कोचिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए यहां पर खेलो इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया क्या, ई पाठशाला, ई पाठशाला यहां पर लॉन्च की गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया कॉन्फ्रेंस के चलते हुए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया, खेलो इंडिया ई पाठशाला। कौन कौन सी गेम की अगर मैं बात करूं, यहां पर इसके अंदर ये काम करने वाला है, कौन कौन सी गेम होने वाली है, टोटल 21 स्पोर्ट्स, टोटल 21 स्पोर्ट्स को लेकर ये कोचिंग प्रोवाइड करवाने वाला है। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जूडो, शूटिंग, ठीक है, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, वुशु, ऐसे 21 गेम के लिए ये कोचिंग प्रोवाइड करवाने वाला है खेलो इंडिया ई पाठशाला, खेलो इंडिया ई पाठशाला। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इंडिया होस्ट करने वाला है एएफसी, दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का क्या 2022 का एशियन वुमेन कप। इंडिया होस्ट करेगा एएफसी का 2022 का एशियन वुमेन कप, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का 2022 का एशियन वुमेन कप इंडिया होस्ट करने वाला है। ये जो बेसिकली होस्ट इंडिया करने वाला है, ये बेसिकली यहां पे इंडिया की एक एंट्री है 2023 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की।
तो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक एंट्री है। तो इंडिया बेसिकली दूसरी बार इसको होस्ट करने जा रहा है। पहली बार हमने होस्ट किया था कब? 1979 में पहली बार इंडिया ने इसको होस्ट किया था। अब दूसरी बार इंडिया करने जा रहा है कब? 2022 में। 2022 में कहां इंडिया में किया जाएगा यह अभी अनाउंस नहीं है, बट 2022 में इंडिया एक और फुटबॉल इवेंट भी होस्ट करने वाला है। वो क्या है? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये भी 2022 में इंडिया ही होस्ट करने वाला है। ये पहले से अनाउंस्ड है और AFC 2022 का अभी फिक्स किया गया है कि इंडिया इसको होस्ट करेगा। तो फुटबॉल के मामले में हम ग्रो अप कर रहे हैं, फुटबॉल के मामले में हम ग्रो अप करते जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, Forbes 2020 वर्ल्ड्स 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। Forbes 2020 के दुनिया के टॉप 100 वर्ल्ड्स 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। अब सेलिब्रिटीज में कोई भी आ सकता है, कोई एक्टर, टीवी एक्टर, मूवी एक्टर या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी सेलिब्रिटीज आ सकता है। मतलब 2020 में किस सेलिब्रिटी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया? सबसे ज्यादा पैसा कमाया तो दुनिया भर में टॉप किया है किसने? दुनिया भर में यहां पे टॉप किया है, किसने टॉप किया है? तो दुनिया भर में टॉप करने वाली बनी है कैली जेनर। इन्होंने दुनिया भर में इस रैंकिंग में टॉप किया है, कैली जेनर ने। और कितना पैसा कमाया इन्होंने पैसा कमाया है $590 मिलियन। $590 मिलियन इन्होंने पैसा कमाया और इन्होंने टॉप किया है कैली जेनर ने। एक टीवी एक्ट्रेस है, ये टीवी एक्ट्रेस, टीवी मॉडल, इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट के अंदर। दूसरे स्थान पर है केने वेस्ट। इन्होंने कितना कमाया? $170 मिलियन। 590 से सीधा 170 मिलियन। देखिए कितना डिफरेंस है। और थर्ड पे रहे रॉजर फेडरर, टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर। तो इन्होंने कितना कमाया? $106.3 मिलियन। और फोर्थ पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने कितना कमाया? $105 मिलियन। इन्होंने कितना कमाया? $105 मिलियन। और उसके बाद कौन आते हैं? अगेन फुटबॉल स्टार लायनल मेसी। इन्होंने कितना कमाया? $104 मिलियन। $104 मिलियन। एंड टॉप 100 की इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं, इस टॉप 100 की लिस्ट में सिर्फ एक ही इंडियन है, सिर्फ एक इंडियन सेलिब्रिटी। तो वो एक इंडियन सेलिब्रिटी कौन है? और वो कोई नहीं है, वो है खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार इस लिस्ट में रहे इकलौते भारतीय सेलिब्रिटी। कितने नंबर पे? 52nd पे रहे। और कितना पैसा इन्होंने कमाया? $48.5 मिलियन। $48.5 मिलियन इन्होंने कमाए हैं 2020 में। तो ये था Forbes 2020 का वर्ल्ड 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज का लिस्ट। अब बात करते हैं Forbes 2020 वर्ल्ड्स 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स। अब एथलीट्स की बात करते हैं। चलिए, Forbes टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020। तो हाईएस्ट पेड एथलीट्स की बात करूं तो अभी हमने सेलिब्रिटीज की लिस्ट पढ़ी थी। तो सेलिब्रिटीज की लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया था? मतलब कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने कमाया था? तो वो थे रॉजर फेडरर। तो यहां पर भी वही है, रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर रहे इस लिस्ट में पहले स्थान पे। $106.3 मिलियन कमाया इन्होंने। उसके बाद आते हैं रोनाल्डो, इन्होंने $105 मिलियन कमाया, पढ़ चुके हैं हम इनके बारे पिछली लिस्ट में। और इसके बाद आते हैं मेसी, $104 मिलियन। एंड फोर्थ वन नेमर, ब्राजील के नेमर। तो इन्होंने कितना कमाया? $95.5 मिलियन। एंड फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में भी एक ही इंडियन प्लेयर है, एक ही इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, वो और कोई नहीं, वो है 66 नंबर पे भारत के एक बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली। इन्होंने कितना पैसा कमाया? इन्होंने कमाया $26 मिलियन। $26 मिलियन इन्होंने अर्न किया है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एम नेत्रा बेसिकली मदुरई तमिलनाडु की रहने वाली है। इनके पिता है, ये आप देख सकते हो, ये है एम नेत्रा, ये मदुरई तमिलनाडु की रहने वाली है। और ये इनके पिता है सी मोहन। अब सी मोहन जी ने अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए एकत्रित किए थे। 5 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा किए थे।
बट अभी लॉकडाउन के चलते हुए, कोविड-19 की समस्या के चलते हुए इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया हुआ वो पैसा, अपनी बेटी के कहने पे इन्होंने वो पैसे का क्या किया, इन्होंने वो पैसा माइग्रेंट्स के ऊपर खर्च कर दिया। माइग्रेंट्स की हेल्प करने के लिए, पुअर पीपल्स की हेल्प करने के लिए कोविड-19 के चलते हुए इन्होंने अपना वो 5 लाख रुपए जो अपनी बच्ची के लिए इन्होंने इकट्ठा किया था, 13 साल की है सिर्फ ये एम नेत्रा, इनके लिए इकट्ठा किया था, तो वो पैसा इन्होंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिया। तो इसी के चलते हुए इनको बनाया गया क्या, यूएनएडीएपी का गुडविल एम्बेसडर, यूएनएडीएपी का गुडविल एम्बेसडर। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। 13 साल की है एम नेत्रा, सी मोहन जी की बेटी, अभी हमने देखा मदुरई तमिलनाडु की रहने वाली है। इनके पिता एक सलून चलाते हैं, तमिलनाडु के अंदर मदुरई में। तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर नियुक्त कर लिया है। 5 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए थे। अभी इनको न्यूयॉर्क में होने वाली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए इनको इनवाइट भी किया जाएगा। और डिक्सन ने क्या किया, इनको एक स्कॉलरशिप दी है 1 लाख रुपए की। डिक्सन ने इनको एक स्कॉलरशिप दिया है 1 लाख रुपए तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानुषी चिल्लार, मिस वर्ल्ड 2018। तो मिस वर्ल्ड 2018 मानुषी चिल्लार, इनको एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। मिस वर्ल्ड 2018 मानुषी चिल्लार। तो 2018 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था इन्होंने मानुषी चिल्लार। तो एडिडास का एक मूवमेंट चला है, दैट इज फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अंदर काम कर रहा है। तो एक कैंपेन चलाया हुआ है, होम टीम हीरो चैलेंज। इसी होम टीम हीरो चैलेंज के चलते हुए एडिडास ने हिमा दास हुआ, रणवीर सिंह हुआ, ये सारे भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक नई ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त की है, क्या, मानुषी चिल्लार। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, रोहित शर्मा बने हैं क्या, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर काम करती है। तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, भारत के बेहतरीन बल्लेबाज रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं। रवीश कुमार, ये रवीश कुमार एनडीटीवी वाले नहीं है, ये रवीश कुमार है एक भारत के राजदूत। तो इनको एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है फिनलैंड के लिए इनको राजदूत नियुक्त कर लिया गया है रवीश कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक नोटिफिकेशन के चलते हुए इनको नियुक्त किया है। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे काम करते हैं ये रवीश कुमार। तो ये बने हैं एम्बेसडर भारत से फिनलैंड के लिए। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। बढ़ते हैं आगे। वीरेंद्रनाथ दत्त, इनको बना दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, भारत सरकार के अंदर काम करती है। तो इनको बना दिया गया क्या, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज मिश्रा जी जिनका टर्म खत्म हो गया। तो उनके बाद आए हैं कौन, वीएन दत्त, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एक मिनी रत्ना कंपनी। नेक्स्ट, ब्राजेंद्र नवनीत, ये बने भारत की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्बेसडर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए राजदूत नियुक्त किया है भारत सरकार ने ब्राजेंद्र नवनीत को। बात करते हैं यहां पर इनकी, ब्राजेंद्र नवनीत जी की 3 साल का टेन्योर रहने वाला इनका, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, जेएस दीपक को। और यहां पर हम बात करेंगे किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। हम यहां पर बात करेंगे WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1995 में बना था क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर, अगर मैं बात करूं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। जिनीवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ट्रेड को लेकर काम करती है, ट्रेड गाइडलाइंस को लेकर काम करती है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्टर जनरल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल, तो इनका नाम है रोबार्टो एजेवेडो। ये हैं
डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और इसी के साथ साथ अगर मैं फर्दर बात करूं, अगर मैं आगे चलूं, आगे फर्दर बात करूं, राजीव तोपनो को भारत सरकार ने नियुक्त कर दिया गया है क्या, सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है किसको, राजीव तोपनो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर राजेंद्र नवनीत इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कृष्णेंदु मजूमदार ये पहले फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर बने हैं जो बाफ्टा के चेयर बने हैं, ठीक है। ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन अकेडमी के पहले कलर चेयरपर्सन। देखिए, पर्सन ऑफ कलर बोलने का मतलब यहां पर क्या होता है, पर्सन ऑफ कलर या ये यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्सन जो कि यूएस का सिटीजन नहीं है बेसिकली, ठीक है, जो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ कलर। ये पुरानी टर्म है, पहले यूज किया जाता था, अब इसको काफी सारा अगेंस्ट भी बोला जाता है इसके कि ऐसा नहीं बोला चाहिए पर्सन ऑफ कलर अदर कम्युनिटी के पीपल्स को। तो ये पहले पर्सन ऑफ कलर बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार जी, जो कि ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन अकेडमी के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए। तो पहले यहाँ पर पीपा हैरिस थे, इन्होंने पीपा हैरिस को रिप्लेस किया है, तो पीपा हैरिस को अब डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया है और मजूमदार यहाँ पर बन गए हैं क्या, चेयरपर्सन। ये इनको एमी अवार्ड मिला हुआ है, क्लियर। और ये 14 सालों से बाफ्ता के अंदर काम कर रहे हैं, ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन अकेडमी के अंदर काम कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, उदय कोटक, द सीईओ ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। उदय कोटक को नियुक्त कर लिया गया है इंडस्ट्री बॉडी, दैट इज चैंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट। ये पिछले 2 सालों से प्रेसिडेंट डेजिग्नेट पे थे, अब इनको क्या बना दिया गया, अब इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट 2020-21 के लिए। पहले यहां पर कौन था, विक्रम किर्लोस्कर ग्रुप के सीएमडी। तो विक्रम किर्लोस्कर जी अब रिटायर हो गए हैं, तो किसको नियुक्त कर दिया गया, उदय कोटक। और टाटा स्टील के जो एमडी एंड सीईओ है टीवी नरेंद्रन, अब वो बने हैं क्या, प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन। देखिए प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन क्या होता है, जो बाद में प्रेसिडेंट बनेगा। तो अब उस पोस्ट पे कौन बैठे हैं 2 साल के लिए, कौन, टीवी नरेंद्रन और उदय कोटक प्रेसिडेंट इंडस्ट्री बॉडी के। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में बना था और ये इंडियन इंडस्ट्रीज को लेकर काम करता है। इंडियन इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ ग्रुप है, एक एनजीओ है बेसिकली वी कैन कॉल्ड। तो बढ़ते हैं आगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं आर एस ढिल्लो। आप देख सकते हो चित्र में आर एस ढिल्लो है। इन्होंने राजीव शर्मा जी को रिप्लेस किया है। राजीव शर्मा अब रिटायर हो गए हैं, उनको रिप्लेस किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं। मोहनदास पाई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई सर्विस प्रोवाइडर के लिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने सर्विस प्रोवाइडर्स को हेल्प करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई और उस एडवाइजरी कमेटी के हेड बनाए हैं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन मोहनदास पाई, टीवी मोहनदास पाई। आप देख सकते हो चित्र में, यह है टीवी मोहनदास पाई। तो टीवी मोहनदास पाई जी इस कमेटी को हेड करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये पहले आर्मी हेडक्वार्टर्स में काम करते थे, तो अब इनको कमांडर इन चीफ बना दिया गया है अंडमान एंड निकोबार कमांड का इनको बना दिया गया है कमांडर एंड चीफ। तो आप देख सकते हो चित्र में, बेसिकली ये सिंपल अपॉइंटमेंट्स है, तो इनको लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इनको लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, बेसिकली डिफेंस एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, पीआर जयशंकर बने हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट इसकी मालिक है, पब्लिक सेक्टर नहीं है ये पूरे का पूरा गवर्नमेंट इसकी मालिक है। 2006 में बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर पीआर जयशंकर। बढ़ते हैं आगे।
सुब्रमण्यम सुंदर, सुब्रमण्यम सुंदर इनको रीअपॉइंट कर दिया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। सुब्रमण्यम सुंदर को लक्ष्मी विलास बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया था, 2 बार इनको एक्सटेंशन मिल चुका है। ठीक है, तो अभी 6 महीने के लिए आरबीआई ने और अप्रूवल दे दिया है कि ये 6 महीना और काम करेंगे एज एमडी एंड सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई के अंदर बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। अभी थोड़ा क्राइसिस में है ये बैंक, तो आरबीआई इसके लिए रेस्क्यू प्लान भी बना रहा है। ठीक है, अभी क्राइसिस में है ये बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर ध्यान में रखिएगा, इफ यू आर गोइंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम, आरबीआई एग्जाम, सेबी एग्जाम, तो हेडक्वार्टर ध्यान में रखना क्या, चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, तो इन्होंने बिनोय कोबार को रिप्लेस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए सेक्रेटरी प्रदीप कुमार त्रिपाठी। यहां पे आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या, कमेंट सेक्शन में बताना है क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर भारत के स्टील मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टील, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है। यह आपके लिए एक क्वेश्चन है आज का, आपको आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान साहब नहीं रहे। वाजिद खान, एक आपने सुना होगा साजिद वाजिद, बहुत सारी मूवीज में काम कर चुके हैं, तो साजिद वाजिद की एक जोड़ी थी वाजिद खान, उसमें अगर मैं बात करूं म्यूजिक डायरेक्टर, तो इनकी डेथ होगी। बोला तो ये गया कि इनको कोरोना वायरस हुआ है, तो कोरोना वायरस से नहीं मरे हैं ये, इनको किडनी डिसीज था पहले से ही, तो किडनी डिसीज की वजह से इनका देहांत हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान, ये अब नहीं रहे। नेक्स्ट, तमिलनाडु के फॉर्मर बीजेपी चीफ के एन लक्ष्मणन अब नहीं रहे। तमिलनाडु के फॉर्मर बीजेपी चीफ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट के फॉर्मर बीजेपी चीफ थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये इनका प्रोफेशन क्या था, ये पॉलिटिशियन थे। ऐसे क्वेश्चन ओबीसी को लेकर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, बासु चटर्जी, एक बहुत ही महान फिल्म निर्माकर बासु चटर्जी साहब अब नहीं रहे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा सकता है, बासु चटर्जी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस, ये क्या थे फेमस, फिल्म मेकर थे, पेंटर थे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एक फिल्म मेकर थे, बहुत ही फेमस। नेक्स्ट, तो ये था आज का हमारा मिसलेनियस जीके का पार्ट ऑफ जून 2020 फर्स्ट वीक। इसी के साथ बेसिकली आप चाहे तो इसके बेस पे एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे, आपको इसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आपको कुछ एमसीक्यूज यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी नोट्स, करंट अफेयर्स हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको डेली रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।